वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मुझे नहीं जानते उन्हें बता दूं, आई एम एन एग्रीकल्चर एस्पायरेंट, अ वर्किंग एग्रीकल्चर एस्पायरेंट जो कि एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। और मैं नाबार्ड, इफ़को, एडीओ, एएफओ जैसे एग्ज़ाम्स जो है वो देती रहती हूँ। अभी मेरा एएफओ का थर्ड अटैम्प्ट होने वाला है। पिछले 2 अटैम्प्ट्स में मैंने इंटरव्यू देखा है और नाबार्ड का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है अभी अगले महीने। वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है टाइटल से कि वीडियो क्या होने वाली है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि जिन लोगों ने भी प्री की वीडियो देखी है वो सभी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें मेंस की वीडियो चाहिए, मेंस की स्ट्रैटेजी चाहिए। तो जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि एक बार मैंने मेंस के लिए जो आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है वो मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। लेकिन जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें नहीं आइडिया होगा या फिर उन्होंने पहले नहीं जाके देखा होगा, तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मेंस स्ट्रैटेजी वीडियो। और इस वीडियो में हम सब कुछ चीज़ें डिसाइड करने वाले हैं, कौन सी बुक्स पढ़ने से लेके कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और कितनी डेप्थ तक कवर करने हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा व्हाट टू स्टडी। एग्रीकल्चर जो हमारा मेंस में आता है उसमें 2 चीज़ें रहती हैं। एक स्टैटिक एग्रीकल्चर रहता है जो बुक्स में है, जो थ्योरेटिकल है, और नेक्स्ट जो होता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स रहते हैं, या जो भी चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं। अब स्टैटिक के अंदर मेरे पास 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके अलावा कुछ ही टॉपिक्स बच जाते हैं जो आप पढ़ भी सकते हो, और अगर आपका मन ना हो तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के ज़माने में, आज की तैयारी में, आज के कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको स्किप करना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसे हमें ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और किसे हमें कम प्रायोरिटी देनी है। तो स्किपेबल तो कुछ भी नहीं है। पहले लोग बोलते थे कि आप 80% पढ़ लोगे, 20% टॉपिक्स में 80% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल 80% मार्क्स ला के भी बात नहीं बनती। तो वो जो 20% है एक्स्ट्रा ग्रैब करने के लिए, उसके लिए हमें 80% ऑफ द सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। लोग बोलते थे कि छोटी छोटी चीज़ों पे, निमेटोलॉजी पे, लाइफ स्टॉक पे मत मत फोकस करिए, हॉर्टिकल्चर पे फोकस करिए, एग्रोनॉमी पे, सॉइल साइंस पे फोकस करिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप देख चुके हैं कि ट्रेंड कितना बदल रहा है, और हमें इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। बिकॉज 1 नंबर से रहने की जो मलाल होता है 1 या 2 नंबर से, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगी कि मेन चीज़ों के पीछे भागने की बजाय आप फुल फ्लेज पढ़ें, और बस ये ध्यान रखें कि किसे आपको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है और किसे आपको जस्ट रीडिंग देनी है। तो यहाँ पे 10 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में जो आपको पढ़ने ही चाहिए। पहला है एग्रोनॉमी, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है सॉइल साइंस। ये बहुत बेसिक है और शुरू से इन तीनों सब्जेक्ट्स पे जोर दिया जाता है कि हमें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इनसे आते हैं। चौथा है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक, एनिमल रेयरिंग, जो भी आप बोल सकते हैं उसको, बिकॉज लाइफ स्टॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड चला है, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देख लीजिए, एएफओ में देख लीजिए, या अन्य जो भी एग्जाम्स हैं उनमें देख लीजिए, तो लाइफ स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पोल्ट्री की जो है रहने की स्पेस से लेकर गाय की नस्लों तक, और मतलब हर कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिल्क वॉर्म से लेकर बीज तक हर कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लाइफ स्टॉक पढ़ेंगे तो लाइफ स्टॉक के अंदर आपका एपिकल्चर और लैग कल्चर और सिल्क वॉर्म कल्चर यानी कि सेरिकल्चर, उसे भी कवर कर लीजिएगा। बिकॉज वो लाइफ स्टॉक के अंदर कवर कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। इसके अलावा हमारा ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए। हमारा 5th सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी पढ़ लीजिए, बिकॉज फार्म मशीनरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन फार्म मशीनरी से आए थे। फार्म मशीनरी के बाद आप पढ़ लीजिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आजकल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है, बिकॉज आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ वो जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। अब ये 6 सब्जेक्ट हो गए आपके। 7वां सब्जेक्ट है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी ऑल नो कि एंटोमोलॉजी में कौन से इंसेक्ट हैं और कौन से पेस्ट हैं, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने एग्रोनॉमी बोला, एग्रोनॉमी में वीट साइंस भी इंक्लूडेड है, तो आप वीट साइंस को अलग से मत समझिएगा। बिकॉज अगर हम ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक गिनते रहेंगे छोटे 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 छोटे, तो वो 20 से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे। तो मैं जैसे करती हूँ मैं आपको वैसे बता रही हूँ। अब एंटोमोलॉजी के बाद हमारा 8वां सब्जेक्ट आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमारा पैथोजेंस और डिजीजेस से हम लिंक करेंगे और डील करेंगे। तो वो आपको पता है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले इंपॉर्टेंट नहीं होता था, लेकिन आजकल 2-3 क्वेश्चंस तो फंस ही जाते हैं
इसके अलावा हम बात करेंगे 9th नंबर पे हमारा जेनेटिक्स और ब्रीडिंग आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जेनेटिक्स और ब्रीडिंग से। ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड कर रही हूँ, अगर आप अलग अलग करेंगे तो फिर बहुत आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं और इतना कुछ है नहीं। इससे जो 10वां और लास्ट आपका इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो है फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। पिछली बार भी आप देख सकते हैं फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, फिशरीज से क्वेश्चन आए थे, तो इफ्को में भी आप देखेंगे तो फिशरीज और फॉरेस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अब आप बोलेंगे कि आपने सारे ही सब्जेक्ट्स के नाम ले दिए, बच कौन गया? तो बच गए हैं, जो बच गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि निमेटोलॉजी बच गई है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स बच गई है, जैसे कि इकोनॉमिक्स बच गई है, जैसे कि हमारा जनरल एग्रीकल्चर बच गया है। हाँ, जनरल एग्रीकल्चर को भी आप मेन प्रेफरेंस में रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच गई हैं, वो आपके लिए वॉलेंट्री है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैं तो हमेशा करके जाती हूँ, वो आपको बताऊँगी क्यों। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है एग्रीकल्चर करंट। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो करंट एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि करंट एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़े, क्या ही पूछ लेंगे या शुरू से पढ़ें। लोग बोलते हैं भाई डेली न्यूज़पेपर पढ़ो एग्रीकल्चर करंट के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। डेली न्यूज़पेपर हाँ पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही डेली न्यूज़पेपर आप मत पढ़िए, लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान है मेरी तरह जो डेली न्यूज़पेपर सिर्फ एग्रीकल्चर करंट के लिए ही पढ़ रहा है और उसके कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप डेली न्यूज़पेपर छोड़ सकते हैं। उतना टाइम आप अगर कहीं और स्पेंड करना चाहें या फिर अपने नोट्स में स्पेंड करना चाहें या कहीं और यूटिलाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि प्री और मेंस का बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है। तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्ट तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर में फर्स्ट चीज़ जो आपको करके जानी है वो है रिपोर्ट्स और सेंसस। एग्रीकल्चर का सेंसस, लाइफ स्टॉक का सेंसस, फॉरेस्ट का सेंसस, ये तीनों चीज़ें, फॉरेस्ट की रिपोर्ट, एग्रीकल्चर का सेंसस और लाइफ स्टॉक की रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको इनमें कुछ नहीं छोड़ना, ये ज़रूर करके जाना है। इसके अलावा आपको करके जानी है एस्टिमेट्स, जो लेटेस्ट एस्टिमेट होते हैं एग्रीकल्चर के और हॉर्टिकल्चर के पेपर होने से पहले, वो आपको कर लेने हैं। सेकेंड और थर्ड एस्टिमेट जो होते हैं उस टाइम के लेटेस्ट होते हैं, तो वो आपको करके जाना है और उनके आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए कि कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा आपको करना है एमएसपी, खरीफ और रबी का उस साल का आपको एमएसपी पता होना चाहिए। आपको एमएसपी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए कि एमएसपी कौन फिक्स करता है, कितनी क्रॉप्स के लिए फिक्स होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो हम टॉपिक करने वाले हैं नाबार्ड नॉर्म्स। नाबार्ड नॉर्म्स आपको पढ़ के जाना है। नाबार्ड नॉर्म मेरी नज़र में नाबार्ड नॉर्म्स 30 या 32 पेज के होते हैं और वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो स्टैटिक्स रहते हैं, उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं। इसके अलावा नाबार्ड नॉर्म्स आपने कर लिए, इसके अलावा आप करेंगे 1 साल की एग्रीकल्चर की न्यूज़। अब आप बोलेंगे कि 1 साल की एग्रीकल्चर की न्यूज़ हम कहाँ से कवर करेंगे? तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो लास्ट में एसीसी की मैगज़ीन आती है, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की मैगज़ीन, वो लॉन्च करते हैं। लेकिन दिक्कत उसमें ये है कि वो लास्ट जनवरी में लॉन्च करते हैं, 1 जनवरी को या 2 जनवरी को लॉन्च करते हैं। तो तब जो नए फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए पढ़ना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं होता और वो 170 कुछ पेज की या 150 पेज की मैगज़ीन होती है। तब आप उसे याद करते रहोगे तो फिर उसे ही याद करते रह जाओगे, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है या आपको कहीं और से अगर मिल रहे हैं एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स या सिर्फ एग्रीकल्चर की न्यूज़ मिल रही है, वीडियोस, काफ़ी लोग वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से हमें मिल ही जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सर्च करें, आपको किसी की वीडियो पसंद आ गई है, आपको लग रही है कि हाँ अच्छी है, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उन्हें रिवाइज करते रहिए। अब इसके बाद इसी पॉइंट में मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, जैसे एग्रीकल्चर की न्यूज़ में जो चीज़ें एसोसिएटेड है उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे अब आपको पता है कि पिछली बार उसका अटैक हुआ, अब आपको पता है पिछली बार लोकस्ट अटैक हुआ था, तो लोकस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इस मामले में लोकस्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको लोकस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है कि हाँ लोकस्ट कितनी तरह के होते हैं, कौन सी स्पीशीज़ से जिसने हमें अटैक किया था, बारे में आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज वो करंट का ही एक पार्ट है, तो वो वहाँ से पूछ लेंगे। आपको लगेगा कि स्टैटिक पूछा गया है, लेकिन वो करंट से डील कर रहा था इसलिए पूछा गया है। अब जो लास्ट हमारा एग्रीकल्चर करंट का 5th पॉइंट होने वाला है वो ये है कि 20 लेटेस्ट एग्रीकल्चर स्कीम्स को कर लीजिए, आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर ख़त्म हो गया। 20 एग्रीकल्चर स्कीम्स अब कहाँ से लाएंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। जो भी, अगर आप 1 साल की एग्रीकल्चर की न्यूज़ पढ़ रहे हैं
आप हाफ ईयरली पढ़ सकते हैं, मंथली पढ़ सकते हैं, 15 डेज में पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जो आपको करना है करिए। बट ये है कि आपको डेली तो न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप मंथली करेंगे तो मंथली काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे लगता है। अब मंथली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और मान लीजिए आपके करंट अफेयर में 5 चीज़ें आ गई, 5 स्कीम्स आ गई, किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना आ गई, ई नाम आ गया आपके पास, सॉइल हेल्थ कार्ड आ गया, केसीसी आ गया। अब आपने ये 5 जो स्कीम्स है ये न्यूज़ में सुन ली, तो अब न्यूज़ के लिहाज से ये स्कीम्स पढ़ना वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर आप 1 साल की न्यूज़ पढ़ेंगे तो 20 स्कीम्स जो टॉप की स्कीम एग्रीकल्चर में चल रही हैं या फूड प्रोसेसिंग में चल रही हैं या रूरल डेवलपमेंट में चल रही है, जिनका एग्रीकल्चर के साथ लिंक है, तो वो करना ज़रूरी हो जाती हैं। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा आता नहीं है एग्रीकल्चर करंट अफेयर से। जो हम मैगजीन्स लेते हैं उनमें ज़्यादातर, अगर 150 पेज की मैगजीन है तो ज़्यादातर जो पेजेस हैं वो 70 पेजेस आपकी स्कीम्स से कवर होंगे, बाकी 35 पेजेस आपके नाबार्ड नॉर्म से कवर होंगे। बच गए 30 पेजेस, तो 30 पेजेस पे आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ और थोड़े बहुत करंट अफेयर दे रखे होंगे। इसके अलावा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा फिशरीज़ की प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा एग कहाँ पे होते हैं, या पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो होती है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एग्स की कितनी है या फिशेस की कितनी है, मिल्क की कितनी है। ये कुछ चुनिंदा चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आता है। जीडीपी में एग्रीकल्चर की कितनी कंट्रीब्यूशन रही है, इस तरह की चीज़ें एग्रीकल्चर करंट अफेयर से पूछी जाती हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है। अब हमारा अगला सवाल है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स या मटेरियल या सोर्सेज या नोट्स जो भी हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब कहाँ से पढ़ने में 2 तरह के लोग आते हैं। 2 श्रेणियों में लोगों को इसलिए कैटेगराइज कर रही हूँ क्योंकि एक श्रेणी में वो लोग आते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स कॉलेज में जाते थे पर ध्यान नहीं दिया, बाकी चीज़ों में व्यस्त थे, या कॉलेज में जाते थे तो इतना पढ़े नहीं या फिर पास होने जितने नंबर ले लिए, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए। तो उन लोगों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए आर.के. शर्मा। आर.के. शर्मा नाम की बुक आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बाय आर.के. शर्मा, आप देख सकते हैं। वैसे तो इनके ऑथर्स बहुत ज़्यादा, आर.के. शर्मा, एस शिंदे, एन पांडे, मतलब 6 ऑथर्स हैं, लेकिन आर.के. शर्मा ही ज़्यादा मतलब फेमस हैं, तो आप आर.के. शर्मा ले सकते हैं। तो आर.के. शर्मा से क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर नहीं है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ, रियलिटी में जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, जिन टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या मतलब होता है, इसका क्या रीज़न होता है, क्यों किया जाता है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। इसके साथ इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी हैं। ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी आप कवर कर पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, क्योंकि आप एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो आपको पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें इतना भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप भूल जाएं और इतना कम भी नहीं है कि आपको लगे कि हाँ बस कॉन्सेप्ट ही क्लियर हुआ और ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं समझ में आया। अरुण कात्यायन जो लोग बोलते हैं फॉलो करिए, अरुण कात्यायन बहुत अच्छी बुक है। अरुण कात्यायन आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है उसमें। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। ये बुक है टोटल 680 पेज की, अरुण कात्यायन है टोटल 1000 या 1100 पेजेस की, क्योंकि इसके 2 एडिशन हैं। उसमें से एक एडिशन में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं और स्टैटिस्टिक्स हैं जो भी बहुत ज़्यादा डीप में दे रखी हैं, तो उतना डीप में आपको नहीं पढ़ना होता। दूसरी बात कि उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव चीज़ें, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो बहुत कम दे रखा होता है। इसलिए एग्रीकल्चर में अरुण कात्यायन को ना प्रेफर करते हुए मैं ये वाली बुक को प्रेफर करती हूँ। ये वाली बुक आप प्रेफर करेंगे तो आपकी तैयारी जो है या फिर फर्स्ट जो आपकी स्टडी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब दूसरी श्रेणी वाले बच्चों के लिए, यानी कि जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं लेकिन उन्हें सिर्फ AFO के लिए तैयारी करनी है और वो एक बुक ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये है एग्रीकल्चर, अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंदा। अब इसके ऑथर है नेमराज सुंदा। हाँ, ऑल्सो मैं बता दूं कि जो फर्स्ट श्रेणी वाले बच्चे थे, जो बिगिनर्स थे, उनके लिए इस बुक के बाद से
ये वाली बुक को शुरू कर देंगे, आप इसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे, मतलब इस बुक के बाद आप ये वाली बुक पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस बुक में आपका AFO के लिए सिलेबस नहीं कवर होगा। तो फैक्ट्स या फिर ऑब्जेक्टिव जो भी चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिव जो भी आपके MCQ छोटे छोटे फैक्ट्स वगैरह, वो इसी बुक से कवर होंगे। और दिस बुक इज़ लाइक अ गीता फॉर एग्रीकल्चर। तो मतलब कि ऑल इंडिया के बच्चे यही बुक पढ़ते हैं और इस बुक से काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इस बुक में इतना ज़्यादा मटेरियल है। इस बुक के पेजेस है 412, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना एडिशन है, मेरे ख्याल से 2019 का एडिशन है, बट अगर आप अभी लेंगे तो 224 कुछ पेजेस हैं शायद। तो आप इन 450 पेजेस को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, अगर आप इन पे मास्टरी करना चाहते हैं। मिनिमम आप इसको 5 टाइम्स रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें मतलब कि क्लियर हो पाएंगी 85 to 95% तक। फिर भी आपकी 5 या 10% चीज़ें रह जाएंगी जो कि फैक्ट्स आप इसमें से याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी बुक है। पूरा जोर जो कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन का जो कोर है ना, जो आपको पूरा ज़्यादातर 70% जो जोर लगाना है या 60% लगाना है, वो इस बुक को याद करने में लगाना है और इस बुक को रिवाइज करने में लगाना है, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ये 2 हमारे सोर्सेज हो गए एग्रीकल्चर की बुक्स के। अब तीसरा सोर्स मैं आपको बता दूं कि हाँ, आजकल ऐसा ज़माना नहीं है कि एक बुक को पढ़ के चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर भी हमने 2 बुक्स पढ़ ली हैं, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही या फिर मुझे और पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, आप श्योर नहीं हो पा रहे कि इतनी तैयारी काफ़ी है या आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप TNAU के नोट्स या फिर यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट्स, जहाँ से आपको लगता है कि जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, जैसे कि आपने फिशरीज़ के नोट्स ढूंढे लेकिन आपको नहीं मिले, तो आप TNAU की साइट पर जाइए, वहाँ पे देखिए अगर फिशरीज़ के नोट्स अच्छे मिलते हैं तो उन्हें पढ़िए। बस ये ध्यान में रखिए कि वहाँ पे कॉलेज में लिखने के हिसाब से बता रखा होगा, डिस्क्रिप्टिव बता रखा होगा, लेकिन आपको उसकी ऑब्जेक्टिव बातें अंडरलाइन करनी है, ऑब्जेक्टिव बातें ही पढ़नी है और उन्हीं पे ध्यान देना है। ठीक है, हम जब कॉलेज के लिए पढ़ते थे तो हम ऑब्जेक्टिव बातें छोड़ देते थे, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बातें लिखाते थे वहाँ पे कि ऐसे होता है ऐसे होता है, जहाँ पे हमें लगा ज़रा सा डेटा आ रहा है, ज़रा सा फैक्ट्स आ रहा है, तो हम उनको लीव कर देते थे। बट आपको वही फैक्ट्स उठाने हैं और वो पढ़ने हैं, तो ये आपका एडिशनल सोर्स बन जाएगा, यानी कि थर्ड सोर्स बन जाएगा पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो अब हम चौथा सोर्स बता रहे हैं। चौथा सोर्स है कि अगर आपने पहले कभी कोचिंग ली थी या अगर आपके पास किसी चीज़ के नोट्स पड़े हैं, पहले आपने किसी फ्रेंड से मांगे थे कि यार मुझे नोट्स दे दे, उसके पास नोट्स पड़े हैं, या उसने कभी कोचिंग ली थी, या आपको कहीं से रैंडमली नोट्स मिल गए बहुत अच्छे, आप गूगल पे ढूंढते रहते हो, टेलीग्राम पे ढूंढते रहते हो, तो आपको किसी टॉपिक के या फिर आपको पूरे एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे अगर नोट्स मिल रहे हैं तो आप उन नोट्स को भी प्रेफर कीजिए, उन नोट्स से भी पढ़िए। लेकिन ये बातें मैं सिर्फ तब कह रही हूँ जब आप एग्रीकल्चर नेमराज सुंदा की 5 बार रिवीजन कर चुके हैं और RK शर्मा की भी कम से कम 3 बार रिवीजन कर चुके हैं। इसके बाद आप इन सब चीज़ों के लिए जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन इन उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कहते हैं कि हाँ इसके अलावा और भी कोई सोर्सेज बताइए, और भी कोई सोर्सेज बताइए। तो उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि वो नोट्स अगर आपको लगते हैं कि हाँ वर्थ रीडिंग हैं और उनको पढ़ के आप कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हो, तो आप उन्हें पढ़िए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम एक बुक से पढ़ते हैं, उसमें डेटा अलग है। एक बुक में पढ़ रहे हैं हम ग्राउंडनट की ऑयल परसेंटेज, वो 26 है, दूसरी बुक में पढ़ रहे हैं 20 to 25 है, तीसरी बुक में पढ़ रहे हैं तो 23 to 28 है। और ये एग्रीकल्चर में बहुत होता है। मैं पहली बार जब मैंने तैयारी की थी तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा फंसी थी। तो हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी डेटा और कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, एक बुक में अलग बताया, दूसरी बुक में अलग बताया, तो हमेशा नेमराज सुंदा के साथ जाइए, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो ऑल इंडिया से बच्चे पढ़ते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसी को टिक करेंगे। तो आप भी नेमराज सुंदा के साथ ही जाइए। हाँ, हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं नेमराज सुंदा में जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया की, वो 138% दे रखी है। मुझे नहीं पता कि जो 2021 का एडिशन है या 2022 का एडिशन है उसमें 143 करी है या नहीं, लेकिन वैसे 143 है। इसके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हैं, जो आप समझ जाएंगे, बट जो थ्योरेटिकल डेटा है जो चेंज नहीं होता, उनमें आप हमेशा एग्रीकल्चर की जो नेमराज सुंदा है इसके साथ जाइए, आप फायदे में रहेंगे। इससे अगली बात, हाँ हमने नोट्स भी पढ़ लिए, हमने एग्रीकल्चर सुंदा भी पढ़ लिया, हमने TNAU से भी जो भी हमें नोट्स अच्छे लगे वो पढ़ लिए, सब कुछ हो गया। अब अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें, जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मुझे कभी नहीं समझ आता था, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, कैसे कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो मेरे को वो कभी बहुत हार्ड लगता था वो वाला टॉपिक जो है। तो आप
ऐसे टॉपिक्स के लिए जो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनसे आपको नफरत है, जिनसे आप बचते हैं, जो आपको हार्ड लगते हैं, उनके लिए आप मल्टीपल सोर्सेज देख सकते हैं। यानी कि आप नोट्स ढूंढ सकते हैं TNAU पे, क्या पता आपको नोट्स समझ में आ जाए या इजी लगे। अगर आपको वो नहीं समझ आता तो अगर आप किसी फ्रेंड के पास है या टेलीग्राम से या टेलीग्राम से या फिर गूगल से आपको नोट्स मिल गए, वो भी ठीक है। अगर आपको वैसा भी नहीं होता तो आप वीडियो लेक्चर्स के लिए देखिए, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो लेक्चर ढूंढते हैं ना तो आपको मिल जाते हैं, और टॉपिक वाइज ईजी भी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्ट वाइज। मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट वाइज बनाता होगा। तो टॉपिक वाइज अगर आपको जो टॉपिक कठिन लग रहे हैं उनके आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, तो हो सकता है आपको मिल जाए, और आप उस वीडियो लेक्चर को सेव कर लीजिए, कहीं ना कहीं देख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए कि ये वाला टॉपिक मुझे यहाँ से करना है, ताकि आपको बाद में याद रहे कि मैंने यहाँ से किया था, और आप कंफ्यूज ना हो अलग अलग जगह की चीज़ों को कवर करके। तो ये हमारा 5th सोर्स था एग्रीकल्चर बुक्स में, या फिर बुक्स जो हमें फॉलो करनी है उसमें। तो ये 5 सोर्सेज हो गए। पहली थी RK शर्मा, दूसरी थी नेमराज सुंदा, तीसरी थी हमारे TNAU के नोट्स, और चौथी थी हमारी कहीं और से अगर हमारे पास नोट्स हैं रिलायबल, और 5th थी हमारे सिलेक्टेड टॉपिक के लिए वीडियो लेक्चर्स। तो ये 5 चीज़ें करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा क्वेरीज बची होंगी, लेकिन फिर भी अब बारी आती है मॉक की या टेस्ट की, या अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने की कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हुई है या नहीं, या हम सही जा रहे हैं या नहीं। और क्यों ना मॉक दे के देख लिया जाए। तो मॉक हमें कहाँ से देने हैं? अब मॉक हमेशा आपको फ्री तो कोई भी मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कभी कभी फ्री मॉक्स दे देती हैं, स्पेशली जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, ताकि डेमो के तौर पे, ताकि आप उनके बाकी मॉक्स खरीद लें। बट हम लोग ऐसे बच्चे हैं कि हम लोग अलग अलग 10 जगह से 10 फ्री टेस्ट ले लेंगे और उन्हीं को कर लेंगे, और वही हमारा मॉक या फिर टेस्ट का सीरीज़ हो जाती है। तो जैसे कि एग्री एग्ज़ाम भी है, आई एग्ज़ाम भी है, एग्री भी है, ये सब लोग जो है देते रहते हैं। ऑलिव बोर्ड है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो फ्री, ऐसी साइट्स फ्री मॉक टेस्ट डालती रहती हैं। लेकिन हाँ, ये FO के एग्ज़ाम के जस्ट पहले ही डालेंगी, बिकॉज अभी नाबार्ड का टाइम चल रहा है। अभी नाबार्ड की डाली हो तो मतलब जो रिसेंट अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए मार्केटिंग के लिए ये फ्री मॉक टेस्ट 1 या 2 गुरुकुल एग्री वाले ऐसे डालते रहते हैं, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर आपको हाँ अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको जस्ट चाहिए कि हाँ मुझे क्विज़ करने हैं या मुझे कोई क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाए, तो आप टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ को आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह, आप टेलीग्राम को स्वाइप करते हो तो क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, जिन्हें आप अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी का आप अंदाज़ा ले सकते हो कि हाँ कहाँ तक हुई है। या फिर ऐसे ही हंसते खेलते आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते कई बार दिमाग में रह जाती हैं कि बातें, वो क्वेश्चंस वहाँ से किया था तो उसका आंसर ये था। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगी। ये बोनस है उन लोगों के लिए जो अभी तक मेरी वीडियो में बने रहे हैं। वो ये कि आप हमेशा अपने सिलेबस की एक लिस्ट बना लीजिए। अब बोलते हैं कि सिलेबस नहीं होता, लेकिन जो भी चीज़ें आपने की हैं, जो भी चीज़ें आपने तय किया है कि आपको करनी है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। सब्जेक्ट वाइज बना लीजिए, टॉपिक वाइज तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टैटिक के, 5 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर करंट के करने हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। 15 सब्जेक्ट हो गए आपके। उसके अलावा आगे उनके वो कर लीजिए, पार्टीशन कर लीजिए, जिसमें आपको पता लगेगा। जैसे आपने यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट बना ली, उसके अलावा आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, और ऐसे करके लाइंस खींच लीजिए। जो भी आपका रिवीजन जिस भी सब्जेक्ट का कवर होता है उस पर आप टिक लगा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी 2 चीज़ें हो गई। एक, सिलेबस की लिस्ट बन गई, आपको पता है आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। दूसरा, उस लिस्ट के साथ ही आपकी रिवीजन की लिस्ट बन गई, और जिससे आपको पता चल रहा है कि आप कितनी बार किस सब्जेक्ट को रिवाइज कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लॉन्ग रन में देखा जाए, बिकॉज अगर आप 1-2 बार रिवाइज करते हो आपको याद रहता है, लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज किसी सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हो, वो लॉन्ग रन में याद नहीं रहता कि मैंने 3 बार रिवाइज किया था या 4 बार रिवाइज किया था। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अलावा मॉक्स के लिए, अगर आप मॉक दे रहे हो या क्विज़ दे रहे हो, मान लो अब 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन को आप एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपका एक तरह का क्विज़ हो गया। तो आप उसके लिए भी एक शीट लगा सकते हो, जिसमें आप क्विज़ के मार्क्स दर्शा रहे हो कि इतनी तारीख को मैंने दिए थे, मेरे इतने मार्क्स आए थे, उससे अगला दिया था, इतने मार्क्स आए थे। जिससे आपको टाइम के साथ पता लगेगा आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है क्या, आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं क्या, या जो भी चीज़ें, अगर आप गंदे मार्क्स कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज हो रही है, या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, या पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, आप आगे लिख सकते हो कि हाँ हॉर्टिकल्चर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आपको पता चल पाएगा कि किस में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं।
तो ये कुछ प्रो टिप्स थी, 3 प्रो टिप्स जिनमें मुझे लगता है कि जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं भी ऐसा करती थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं, जैसे कि मेरा एक प्लान होता था, एक स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं किन बुक्स को किस टाइम पढ़ूंगी। नेमराज सुंदा को मैं सुबह शाम ही पढ़ती थी, दिन में नहीं पढ़ती थी। दिन में मैं आर के शर्मा को पढ़ती थी। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, स्पेशली जब हम एएफओ की तैयारी कर रहे हैं और प्री और मेंस की साइमल्टेनियसली। और कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पढ़ना है, यानी कि नेमराज सुंदा पहले पढ़नी है या आर के शर्मा पहले पढ़नी है या टीएनएयू के नोट्स पहले पढ़ने हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह, जो कि होने वाली है टाइम मैनेजमेंट पे मेरे ख्याल से। और उसके अगली वीडियो होपफुली होगी स्ट्रैटेजी पे, जो कि मैं यूज़ करती थी, या प्लान जो मैं यूज़ करती थी बुक्स को कवर करने के लिए, ये सिलेबस को कवर करने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। और होपफुली मैं नेक्स्ट वीक या विद इन 7 डेज़ अगली वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि इसके अगला जो होने वाला है वो व्लॉग होने वाला है। सो हाँ, आप मेरे व्लॉग्स को भी बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दें, बिकॉज वीडियोज़ पे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं, हाँ व्लॉग्स पे कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन इट्स ओके फॉर मी। आप लोग बोलेंगे हाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे व्लॉग्स देखते रहें, आप हमें गाइड कर देते हो, इतना बहुत है। So that was it for my video. If you like my video, please subscribe to my channel and do let me know if you have any queries. मैं उन्हें solve करूँगी for sure, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.